नमस्कार। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो सुरक्षा कवच है, उसमें कई परतें होती हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसे हिस्से पर बात करेंगे जो शायद उतना फेमस नहीं है, पर है बहुत जरूरी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। हमारे पास एक एकेडमिक लेख है इम्यूनोलॉजी पर, अल अंबर यूनिवर्सिटी का। अच्छा। तो उसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आखिर है क्या चीज, कैसे काम करता है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बिल्कुल। मोटा मोटा कहें तो ये खून में मौजूद कुछ खास प्रोटीन्स का एक नेटवर्क है। हाँ। जो हमारी इनेट मतलब पैदाइशी और अडेप्टिव यानी जो हम सीखते हैं, दोनों तरह की इम्यूनिटी में अहम रोल निभाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए ये नाम कॉम्प्लीमेंट ये खुद ही काफी कुछ बताता है। अच्छा, कैसे? इसका मतलब है पूरक, है ना? किसी चीज को पूरा करने वाला। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि शुरू में साइंटिस्ट ने देखा कि ये सिस्टम इम्यून सिस्टम के जो दूसरे हथियार हैं जैसे एंटीबॉडीज, उनके असर को बढ़ाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, तो ये एंटीबॉडीज के काम को पूरा करता है। हाँ, कुछ वैसा ही। इसकी खोज की कहानी भी मतलब काफी पुरानी है। करीब 125 साल पहले 1890s में जूल्स बॉडेट थे एक साइंटिस्ट। उन्होंने देखा कि भाई खून के सीरम में दो तरह की चीजें हैं जो बैक्टीरिया मार सकती हैं। एक वो जो गर्मी से खराब नहीं होती और खास कीटाणुओं पे ही असर करती है। वो शायद एंटीबॉडीज होंगे। हाँ, आज हम उसे एंटीबॉडी से जोड़ते हैं। ओके। और दूसरी एक चीज थी जो गर्मी से नष्ट हो जाती थी और किसी भी कीटाणु पर असर करती थी। वही था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का शुरुआती रूप। अच्छा। फिर पॉल एरलिच ने इसे कॉम्प्लीमेंट नाम दिया। तो ये सोच कि कुछ हिस्से दूसरों के काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं काफी समय से है। लेख में इसके कई जरूरी काम बताए गए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे धमाकेदार है सेल लाइसिस। हाँ, लाइसिस। हाँ, मतलब ये हमलावर सेल्स जैसे बैक्टीरिया उनकी बाहरी दीवार में छेद करके उन्हें फाड़ देता है। बिल्कुल, ये समझिए कि जैसे दीवार में कोई ड्रिल कर रहा हो। ये सिस्टम एक खास स्ट्रक्चर बनाता है, उसे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स या मैक कहते हैं। मैक? हाँ, MAC। वो सीधे बैक्टीरिया की झिल्ली में मेम्ब्रेन में सुराख कर देता है। अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। और दूसरा काम है ऑप्सोनाइजेशन। ये शब्द थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ऑप्सोनाइजेशन। इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमलावर पर चिपक जाते हैं, उसे टैग कर देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। टैग कर देते हैं ताकि हमारे इम्यून सिस्टम की जो सफाई करने वाली सेल्स हैं, फेगोसाइट्स, हाँ, फेगोसाइट्स, वो उन्हें आसानी से पहचान ले और खा जाए। लेख में भी एक कैप्शन था शायद, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है। हाँ था। तो ये हमलावर को फेगोसाइट्स के लिए ज्यादा आकर्षक बना देता है। हाँ, कह सकते हैं स्वादिष्ट बना देता है उनके लिए। फिर तीसरा काम है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस। इसमें कॉम्प्लीमेंट के कुछ टूटे हुए हिस्से एक तरह का अलार्म बजाते हैं। अलार्म? हाँ, वो दूसरी इम्यून सेल्स जैसे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल उनको इन्फेक्शन वाली जगह पर बुलाते हैं, यहाँ आओ, मदद चाहिए, इस तरह से। अच्छा, मदद के लिए बुलावा भेजते हैं। और चौथा है एग्लूटिनेशन। जी, एग्लूटिनेशन। इसमें हमलावरों को आपस में चिपटा कर उनके गुच्छे बना दिए जाते हैं। गुच्छे? उससे क्या फायदा? उससे उनका फैलना मुश्किल हो जाता है और फेगोसाइट्स के लिए भी आसान होता है कि एक साथ कईयों को पकड़ लें। अच्छा, तो लाइसिस, ऑप्सोनाइजेशन, कीमोटैक्सिस, एग्लूटिनेशन, ये कई तरीकों से दुश्मनों से निपटता है। हाँ, और ये सारे काम खून में घूमने वाले खास प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन करते हैं। ज्यादातर तो लिवर में बनते हैं। लिवर में? हाँ, हेपेटोसाइट्स में, पर कुछ दूसरी सेल्स भी बनाती हैं। और एक और मजे की बात यह है कि खून में ये आम तौर पर इनएक्टिव फॉर्म में घूमते रहते हैं। इनएक्टिव मतलब सोए हुए सैनिकों की तरह? हाँ बिल्कुल, प्रो एंजाइम कहते हैं उन्हें। जब तक कोई सिग्नल ना मिले वो एक्टिवेट नहीं होते। तो फिर ये जागते कैसे हैं, मतलब एक्टिवेट कैसे होते हैं? सिग्नल क्या है? हाँ, यहीं पर चीजें और ज्यादा मतलब पेचीदा और दिलचस्प हो जाती हैं। इनको एक्टिवेट करने के मुख्य रूप से 3 रास्ते हैं। जैसे 3 अलग-अलग तरह के अलार्म सिस्टम समझ लीजिए। 3 रास्ते? कौन कौन से? क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे। क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव और लेक्टिन, ठीक है। लेख में लिखा है कि भले ही इनकी शुरुआत अलग अलग हो, पर अंत में ये सब एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। C5b नाम का एक मॉलिक्यूल बनता है। बिल्कुल सही। और फिर वही मैक बनाता है जिसका जिक्र आपने पहले किया था, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। हाँ, वही मैक। तीनों रास्ते आखिरकार उसी मैक को बनाने की तरफ जाते हैं।
क्लासिकल पाथवे सबसे पहले खोजा गया था। अच्छा। ये आमतौर पर तब एक्टिवेट होता है जब हमारी एंटीबॉडीज किसी हमलावर मतलब एंटीजन से चिपक जाती हैं। एंटीबॉडी के चिपकने पर? हाँ, ये जो एंटीबॉडी एंटीजन का जोड़ा बनता है ना, ये एक खास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C1 को एक्टिवेट कर देता है। C1? जी, और एक बार C1 एक्टिवेट हो गया तो समझिए डोमिनोज इफेक्ट शुरू हो जाता है। डोमिनोज इफेक्ट? हाँ, मतलब एक प्रोटीन दूसरे को धक्का देता है, वो तीसरे को, एक पूरी चेन रिएक्शन जिससे कैस्केड कहते हैं वो चल पड़ती है। अच्छा। इस प्रोसेस में कुछ खास एंजाइम बनते हैं जिन्हें कन्वर्टेज कहते हैं। ये कन्वर्टेज फिर C3 और C5 नाम के जरूरी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, और C5 के टूटने से जो टुकड़ा बनता है C5b, वही मैक बनाने की शुरुआत करता है। तो क्लासिकल रास्ता एंटीबॉडी पर निर्भर है, लेकिन अगर एंटीबॉडी बनने से पहले ही हमला हो जाए तो तब शरीर क्या करता है? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर दूसरा रास्ता ऑल्टरनेटिव पाथवे काम आता है। ये हमारी पैदाइशी इम्यूनिटी का हिस्सा है। इनेट इम्यूनिटी का? हाँ, और इसे एक्टिवेट होने के लिए एंटीबॉडी की कोई जरूरत नहीं होती। लेख में इसकी तुलना एक कार के इंजन से की है जो हमेशा धीमी रफ्तार पर मतलब आइडल मोड में चालू रहता है। हमेशा थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहता है। बिल्कुल। एक प्रोटीन है C3, वो खून में लगातार बहुत धीमी गति से अपने आप टूटता रहता है। अपने आप? हाँ, स्पॉन्टेनियसली। अगर पास में कोई माइक्रोबियल सतह हो, जैसे किसी बैक्टीरिया की दीवार, तो C3 का एक टुकड़ा C3b उससे जाके चिपक जाता है। सीधे बैक्टीरिया की दीवार पर? हाँ, और जैसे ही वो चिपकता है ये ऑल्टरनेटिव पाथवे तेजी से एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। फिर कुछ और प्रोटीन आकर जुड़ते हैं, जैसे फैक्टर B, फैक्टर D, और फिर से वही कन्वर्टेज बनते हैं जो C3 और C5 को तोड़ते हैं। और फिर अंत में MSC बनता है। हाँ, नतीजा फिर वही मैक का बनना। ये रास्ता बहुत तेजी से काम करता है, मतलब शरीर की पहली रक्षा पंक्ति की तरह। समझ गया। और तीसरा रास्ता था लेक्टिन पाथवे। जी, लेक्टिन पाथवे। ये भी एंटीबॉडीज पर निर्भर नहीं करता। ये भी नहीं करता? नहीं, ये तब एक्टिवेट होता है जब हमारे खून में मौजूद लेक्टिन नाम के प्रोटीन हमलावर की सतह पर मौजूद खास तरह की शुगर जैसे मैनोज को पहचान लेते हैं। शुगर को पहचानते हैं? ये तो अलग है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया और फंगस की सतह पर ये मैनोज शुगर होती है, तो हमारे लेक्टिन उसे पहचानकर चिपक जाते हैं। और फिर एक बार लेक्टिन शुगर से जुड़ जाए तो ये भी काफी हद तक क्लासिकल पाथवे की तरह ही एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देता है। मतलब वही कन्वर्टेज बनेंगे? हाँ, वही C3 कन्वर्टेज, फिर C5 कन्वर्टेज, और अंत में C5b से मैक का बनना। तो मतलब 3 अलग अलग ट्रिगर, एंटीबॉडी क्लासिकल, सीधा हमलावर की सतह ऑल्टरनेटिव, और शुगर लेक्टिन। हाँ, लेकिन अंत में निशाना एक ही है, मैक बनाना। बिल्कुल। ये शरीर की जबरदस्त अनुकूलन क्षमता दिखाता है। हाँ, ताकि अलग अलग तरह के खतरों से निपटा जा सके। सही कहा। और MAC, जैसा हमने कहा, ये कॉम्प्लीमेंट का आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार है। ये C5b के साथ C6, C7, C8 और कई सारे C9 मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनता है, और सेल की मेम्ब्रेन में एक बड़ा सा छेद, एक पोर बना देता है। और उस छेद से सेल के अंदर के आयन और छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलने लगते हैं, बाहर के अंदर आने लगते हैं। सेल का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है और वो फट जाती है, नष्ट हो जाती है। बाप रे, ये सिस्टम जितना जबरदस्त है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर ये गलती से हमारी अपनी सेल्स पर हमला कर दे तो। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। इसीलिए इसे बहुत सख्ती से कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल कैसे? हाँ, इसका रेगुलेशन बहुत जरूरी है। हमारे खून में और हमारी अपनी कोशिकाओं की सतह पर कई ब्रेक जैसे रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। ब्रेक? हाँ, ब्रेक, और इनकी मात्रा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से भी ज्यादा होती है। अच्छा। किस तरह के ब्रेक होते हैं ये? कई तरह के हैं। कुछ प्रोटीन तो कैस्केड को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं, जैसे C1 इनहिबिटर है, वो क्लासिकल पाथवे के पहले स्टेप को ही ब्लॉक कर देता है। अच्छा, शुरू में ही रोक दिया। हाँ, कुछ प्रोटीन ऑल्टरनेटिव पाथवे को हमारी अपनी सेल्स की सतह पर एक्टिवेट होने से रोकते हैं, जैसे फैक्टर H, वो C3b को हमारी सेल से जुड़ने से रोकता है, या अगर जुड़ गया तो उसे हटा देता है। और अगर मान लीजिए कैस्केड शुरू हो भी गया तब भी कंट्रोल है। कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, जैसे DAF या CD55, जो उन कन्वर्टेज एंजाइम को तोड़ देते हैं जो कैस्केड को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, वो बीच में ही चेन तोड़ देते हैं। हाँ, और कुछ प्रोटीन तो बिल्कुल आखिर में काम करते हैं, जैसे CD59 है,
वो MAC को हमारी अपनी सेल की मेम्ब्रेन में छेद करने से रोकता है। मतलब आखिरी हथियार को भी रोक देते हैं। जी, ये सारे रेगुलेटरी प्रोटीन मिलकर ये पक्का करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का हमला सिर्फ दुश्मनों पर हो, हमारी अपनी सेल्स पर नहीं। ये तो बहुत ही बारीक और जरूरी कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन क्या होता है जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता? मतलब अगर किसी हिस्से में कोई कमी हो? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और लेख बताता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लगभग हर एक प्रोटीन में जन्मजात कमी हो सकती है, जेनेटिक डेफिशिएंसी। और उसके परिणाम गंभीर होते होंगे? हाँ, काफी गंभीर। उदाहरण के लिए, अगर क्लासिकल पाथवे की शुरुआती प्रोटीन जैसे C1 या C4 में कमी हो, हाँ, तो शरीर इम्यून कॉम्प्लेक्स यानी वो एंटीबॉडी एंटीजन के जोड़े उनको ठीक से साफ नहीं कर पाता। अच्छा, वो जमा होने लगते हैं। हाँ, वो जमा होने लगते हैं और ऑटो इम्यून बीमारियां करवा सकते हैं, जैसे SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ओह, लूपस। और अगर C3 में कमी हो? आपने कहा था वो तीनों रास्तों के लिए जरूरी है। C3 की कमी तो बहुत ही गंभीर होती है क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है। ऐसे लोगों को बार बार और बहुत गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, खासकर एक खास तरह के बैक्टीरिया से, निसेरिया। निसेरिया? ये तो काफी खतरनाक इन्फेक्शन करते हैं। हाँ, और जिन लोगों में मैक बनाने वाले प्रोटीन C5 से C9 तक की कमी होती है, हाँ, जो आखिर में छेद बनाते हैं, उनमें भी निसेरिया मेनिंजाइटिस, जिसे दिमागी बुखार होता है, और निसेरिया गोनोरिया, जिससे गोनोरिया होता है, इन इन्फेक्शंस का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसका मतलब मैक इन खास बैक्टीरिया से लड़ने में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये कमियां हमें बताती हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हर एक हिस्सा इन्फेक्शन से लड़ने में और हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखने में कितना जरूरी रोल निभाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब आज की बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सिर्फ नाम का पूरक या हेल्पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी इम्यून सुरक्षा का एक बहुत एक्टिव, बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। ये हमारी पैदाइशी और सीखी हुई इम्यूनिटी के बीच एक पुल जैसा काम करता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमने देखा कि ये 3 अलग-अलग रास्तों से एक्टिवेट हो सकता है। हमलावरों को कई तरीकों से खत्म कर सकता है, सीधे छेद करके, लाइसिस, उन्हें टैग करके ऑप्सोनाइजेशन, मदद बुलाकर कीमोटैक्सिस और उन्हें चिपकाकर एग्लूटिनेशन। और ये सब मिलकर मैक जैसे शक्तिशाली हथियार के बनने तक जा सकता है। जी। और क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है, इसे काबू में रखने के लिए शरीर ने कितने चालाक और मल्टी लेयर वाले कंट्रोल सिस्टम भी बनाए हैं। बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की ये जो जटिलता है और इसकी जो सटीकता है वो वाकई कमाल की है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर दुश्मनों से लड़ने के लिए कितना तैयार और कितना अडेप्टेबल है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात है। हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कितना पावरफुल है, तो क्या हमलावर जैसे बैक्टीरिया या वायरस वो चुपचाप हार मान लेते होंगे? अच्छा सवाल है। या उन्होंने भी इस जबरदस्त सिस्टम से बचने के तरीके निकाल लिए होंगे? सोचिए, लेख में जो हमने मैकेनिज्म डिस्कस किए, उनको ध्यान में रखते हुए वो क्या करते होंगे? क्या वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट होने से रोकते होंगे? या शायद वो रेगुलेटरी प्रोटीन की नकल करते होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। या MSC को बनने से रोकते होंगे। उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ बचाव के तरीके विकसित किए होंगे। और क्या इन बचाव की रणनीतियों को समझकर हम इन्फेक्शन से लड़ने के लिए नई दवाएं या नए इलाज खोज सकते हैं? ये निश्चित रूप से आगे रिसर्च का एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। इन बचाव के तरीकों को समझना हमें नए टारगेट्स दे सकता है। ये